जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी ये आज की कहानी का नाम है जाहिल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये क्या कैसे तैयार हुई है तू भी ना, किस जाहिल को पत्नी बनाकर ले आया है। ये एक कॉरपोरेट पार्टी है और उसमें हिमांशी ऐसे जाएगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। लोग कहेंगे बहू से ज़्यादा तो सास मॉडर्न लग रही है। विशाल इसे थोड़ी तो मॉडर्न ड्रेस दिला दे और ढंग से रहने का सलीका सिखा, ऐसे तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। सविता जी ने है दृष्टि से अपनी बहू को देखकर मुंह बनाया। मम्मी, हिमांशी इतनी अच्छी तो लग रही है, लाल अनारकली सूट में खिल रही है और लंबे लहराते बाल से गजब का कहर ढा रही है। इसकी सी सुंदरता और सादगी पर मैं फिदा हो गया था और अब इसे ही बदल दूं, ये तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे विशाल का जवाब सुनकर सविता जी चुप हो गई। जब पति ही पत्नी की तरफ बोले तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है वो कुछ कहे। पूरे रास्ते सविता जी चुप बैठी रही, मन ही मन सोचती रही, मेरी बात नहीं मानी और इस गवार से शादी कर ली। वर्मा जी की बेटी कविता से शादी करता तो वो हमारे साथ उठने बैठने लायक तो होती। इसके साथ जाने से तो मुझे शर्म ही आती है, ये तो हमारी आज नाक ही कटवा देगी। विशाल ने तो मेरी बात नहीं मानी, पर अपने छोटे बेटे नीरज के लिए मैं कविता जैसी ले आऊंगी। अरे कविता जैसी क्यों, कविता ही लेकर आ जाऊंगी। घर भी अच्छा है और कविता पैसे वाली भी है, मुझे भी बहुत पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने हिमांशी से थोड़ी भी बात नहीं की। उनके हिसाब से हिमांशी अनारकली सूट में बहन जी लग रही थी। सब पार्टी में पहुंच गए। विशाल हिमांशी का हाथ पकड़कर अंदर गया। हिमांशी को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सब नए शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। विशाल को बिजनेस में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए सविता जी ने यह पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी तो उन्हें अपनी बहू सामान्य सी लग रही थी। जब पार्टी में हिमांशी के सूट और उसकी तारीफ हो रही थी तो सविता जी से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में मॉडर्न कपड़ों में कविता अपने पापा के साथ आ गई तो सविता जी ने उनसे सहमति ली और नीरज के साथ कविता की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर नीरज ने कहा, मम्मी अचानक कविता से मेरी सगाई क्यों करवा रही हैं? पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। हमने सिर्फ बिजनेस की ही बातें की है, कभी घर परिवार और रिश्तों की कोई बात नहीं की। ये सुनकर सविता जी ने चुप करवा दिया। मैं नहीं चाहती कि तू भी विशाल के जैसी कोई गवार घर में उठाकर ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए जो मेरे साथ किटी पार्टी और बाहर उठ बैठ सके। नीरज अपनी मम्मी की बात का विरोध नहीं कर पाता था और उसकी सगाई तय कर दी गई। सविता जी कविता को बहू रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सविता जी चिल्लाकर बोली, ये क्या, तुझे थोड़ी भी अकल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं और तूने ये घी के पराठे और आलू की सब्जी बना दी। विशाल तो इन्हें छुएगा भी नहीं, इतना घी हमें नुकसान करेगा। हिमांशी चुप थी। तभी अंदर से विशाल आकर बोलता है, मम्मी हिमांशी को मैंने ही पराठे सेकने को बोला है। रोज ब्रेड बटर खाकर मैं उकता सा गया हूँ। आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो आपको समय नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने हिमांशी को कहा कि मुझे ये खाना है तो उसने बना दी। वैसे आप ब्रेड बटर भी खा सकती हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। सविता जी कुछ नहीं बोली। उन्हें भी पराठे खाकर अच्छा लगा था, पर वो हर बार हिमांशी का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मजे आ रहे थे। विशाल कुछ मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा है और अपनी माँ सविता जी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता है। विशाल के पापा के जाने के बाद सविता जी पर ही सारा भार आ गया था। उन्होंने रसोई और घर छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दिया, क्योंकि दोनों बेटे छोटे थे, उन्हें पालना था, अपने पैरों पर खड़े होना था। बिजनेस करते करते उनमें भी बहुत बदलाव आया। उनके रहने का ढंग और सोच भी बदल गई। विशाल और नीरज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के बिजनेस में ही लग गए। उनकी मेहनत का परिणाम था कि बिजनेस अच्छे से सेट हो गया था। अब सविता जी को विशाल की शादी की चिंता हुई। उन्होंने कई जगह लड़कियां देखी पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। कविता के लिए वो विशाल का रिश्ता भेजने वाली थी कि एक सुबह उन्होंने देखा कि विशाल मंदिर से आ रहा है। उसके साथ में हिमांशी भी गले में माला डाले हुए थी। मम्मी, मैंने अपने बचपन के प्यार से मंदिर में शादी कर ली है। आपको कहता तो आप कभी नहीं मानती। मैंने सोचा
शादी करके आऊँगा तो आप मना नहीं कर पाएंगी। सविता जी को बहुत बुरा लगा। वो तो सोचकर बैठी थी कि कविता और विशाल की शादी होगी तो उन्हें बिजनेस में फ़ायदा होगा। साथ में कविता इकलौती बेटी भी है तो बहुत सारा दहेज भी मिलेगा। हिमांशी घर में तो आ गई पर सविता जी उससे चिढ़कर ही रहती थी। सविता जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती थी तो घर और रसोई नौकरों के भरोसे ही नौकरों से चल रही थी। पर अब हिमांशी ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। विशाल और हिमांशी में बहुत अच्छी बनती थी। सविता जी ने अभी भी हिमांशी को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। सविता जी कविता और नीरज की शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रही थी। आखिर उनकी पसंद की बहू जो घर आ रही थी और साथ में दहेज भी मिलने वाला था। कविता अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े और गहने लाई थी। सविता जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में भी पार्टी दी, लेकिन वो कविता की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। कविता, तुम हनीमून पर नहीं जा रही हो, ऑफिस में कई बड़े लोग भी होंगे, ये तुम्हारी शादी की पार्टी है, थोड़ा लंबा ड्रेस पहन लेती। ये सुनकर कविता बोली, सासू माँ आपने भी गाउन पहना है, मैं भी पहनती तो सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह जाता। फिर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ तो आपको परेशानी क्यों हो रही है। सविता जी ने चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह कविता 9 बजे तक भी नहीं उठी और नीरज के ऑफिस जाने का समय हो गया था। हिमांशी ने सबके लिए नाश्ता बना दिया पर कविता उठकर नहीं आई। सविता जी ने उठाना चाहा तो वो गुस्से से बोली, सासू माँ आपको मुझसे क्या काम है, मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया है, एक नौकर रख लो पर मुझे तंग मत करो। और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बड़ी भाभी ने खाना बनाकर भेजा है, बाहर का मत खाना वरना नुकसान करेगा। सविता जी ने लंच बॉक्स खोलकर देखा। दाल, रोटी, सूखी सब्जी, सलाद, चावल सभी कुछ था। घर का खाना और वो भी बहू के हाथ का खाना खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। अब उन्हें विशाल की पसंद पर नाज होने लगा था, लेकिन उन्होंने कभी विशाल और हिमांशी को बताया नहीं कि वो हिमांशी को पसंद करने लगी है। हिमांशी घर में सबका ख्याल रखती थी। कविता कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी वो अपने देवर नीरज का ध्यान रखती थी। एक दिन फोन आया कि हिमांशी के पापा बीमार हैं तो वो तबीयत पूछने मायके चली गई। वहीं पीछे से सविता जी की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर आ गई। अगली सुबह नाश्ते का समय हुआ तो कविता ने सबको ब्रेड बटर पकड़ा दिया। आज सविता जी को महसूस हुआ कि मैंने हिमांशी की कदर नहीं की तो कविता भी मेरी कदर नहीं करती है। 2 दिन से बाहर से खाना आ रहा है जिसकी आदत लगभग छूट चुकी थी। हिमांशी सबके लिए मन से खाना बनाती थी। दोपहर को दवाई लेनी थी। उन्होंने कविता को आवाज़ लगाई तो कविता ने नर्स से बोला, मैं टीवी देख रही हूँ, जा अंदर जाकर उस बुढ़िया को संभाल ले। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। कविता उनके कमरे में आती ही नहीं थी और अगली सुबह वो नीरज को लेकर अपने मायके चली गई ताकि उसे सास की सेवा नहीं करनी पड़े। सविता जी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही हिमांशी बेचैन हो गई और वापस ससुराल आ गई। विशाल ने कहा भी कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने आ गई। हाँ विशाल, पापा पहले से ठीक हैं और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मेरी 3 बहनें हैं, मम्मी है, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली है। आप दोनों तो ऑफिस चले जाओगे, फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा। वो घर की बड़ी हैं, इस घर की मालकिन है तो उन्हें नर्स के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। और अब वो मेरी भी मम्मी है। सविता जी ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू का इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, आज वही बहू उनकी सेवा के लिए तत्पर है, नर्स से बढ़कर उनका ख्याल रख रही है। सविता जी को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो गई, शहर के सारे रास्ते जाम हो गए, सभी सेवाएं बाधित हो गई तो नर्स भी नहीं आई। अब सविता जी के सारे काम हिमांशी करने लगी। वो उन्हें प्यार से नहलाती, उनको कपड़े पहनाती और उनके बाल भी बनाती थी, उनको समय पर दवा भी देती थी। एक रात हिमांशी उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, वो नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएगी, बारिश में उसका घर टूट गया है, तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी। लेकिन विशाल को बुरा लगेगा, तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो। उन्होंने कहा, मम्मी जी, मैं विशाल से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ, ये हम दोनों ने आपसे सहमति से फैसला लिया है। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नर्स का फोन आया था, उसे अभी वक्त लगेगा और नई नर्स भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, उस वजह से नहीं आ पाएगी।
फिर वो हिचकते हुए बोली, हिमांशी, जो दैनिक कार्य मैं बिस्तर पर करती हूँ वो तो नर्स ही करवा पाएगी। हिमांशी समझ गई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। मैंने आपको अपनी माँ माना है तो बेटी होने के नाते मैं सब काम कर लूँगी। आप तो बस जल्दी से अच्छे हो जाइए। हिमांशी ने मुस्कुराकर कहा। सविता जी की आंखें भर आई। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया। तेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहा, हमेशा दहेज न लाने का ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक बनाया, तुझे गंवार कहकर तेरा अपमान करती रही, और आज तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। मेरी अपनी बेटी होती तो शायद वो भी नहीं करती। मैंने हमेशा दहेज और दिखावे को चाहा था। मैं विशाल के लिए कविता को लाना चाहती थी, पर विशाल ने तुझे पसंद कर लिया। बस यही बात मुझे अखर रही थी। मैंने कविता को नहीं, उसके पैसे और स्टेटस को चाहा था। आज कविता मुझे इस हाल में छोड़कर विशाल को लेकर अपने मायके चली गई है। उसे लग रहा होगा कि मैं तो बिस्तर पर आ गई हूँ, तो अब मेरी सेवा क्यों करे। उसे अपनी आज़ादी, किटी पार्टी और घूमना फिरना जो पसंद है। जब मैं उसे पैसे के कारण जुड़ी थी तो वो मेरे दिल से कैसे जुड़ेगी, मेरे दर्द को क्या समझेगी। मैंने सिर्फ पैसा देखा और विशाल ने तेरे गुण देखे, तभी तो तू घर को संभाल लेती है, मुझे संभाल रही है। कविता और तुझमें कितना बड़ा फर्क है। वो मुझे इस हाल में छोड़कर मायके चली गई और तू मेरा हाल सुनकर मायके से दौड़कर आ गई। मम्मी जी, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैं सब संभाल लूँगी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, हिमांशी ने कहा। हिमांशी की कुछ महीनों की मेहनत और डॉक्टर की दवाई से सविता जी पहले की तरह स्वस्थ हो गई। वो पहले की भांति चलने फिरने लगी और ऑफिस जाने लगी। एक दिन सब घर पर बैठकर खाना खा रहे थे तो नीरज और कविता आ गए। मम्मी जी, आप ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। आप चिंता मत करें, नीरज और मैं कल से यहीं रहने आ जाएंगे। ये सुनते ही सविता जी बोली, बहू अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास विशाल और हिमांशी है। तुम दोनों अपने पापा के पास ही रहो और अब सारा बिजनेस विशाल और मैं संभाल लेंगे। मेरा तो अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया तो मैं तुमसे क्या कहूँ। और हाँ, अब इस घर में, इस बिजनेस में तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। नीरज और कविता चले गए। सविता जी विशाल और हिमांशी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।